जो आज हम कक्षा 12 गृह विज्ञान में अध्याय 2 परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पार्ट 1 में हम अध्ययन करेंगे परिसंचरण तंत्र। अध्याय 2 में पार्ट 1 के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र है क्या? सबसे पहले यही है, जैसे कि मनुष्य का शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो हृदय होता है, और यह अपने अंदर रक्त को एकत्र करने तथा संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। रक्त को एकत्र करने तथा संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार करने का कार्य करता है। कौन करता है? हृदय। तो इस प्रकार से ये जो होता है परिसंचरण तंत्र के द्वारा रुधिर के माध्यम से विभिन्न पोषक पदार्थों को शरीर की समस्त कोशिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर ये है कि रक्त परिसंचरण क्या है, तो शरीर में रक्त के बार बार चक्कर लगाने को रक्त परिसंचरण या परिभ्रमण कहते हैं। शरीर में रक्त के बार बार चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण कहते हैं। अब देखिए, रक्त परिसंचरण में हृदय का तो मुख्य कार्य होता ही है, इसके साथ ही कुछ अन्य अंग भी सहयोग करते हैं। तो जो अंग हृदय के साथ मिलकर सहयोग करते हैं उन संपूर्ण अंगों को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे हृदय है, हृदय तो पंप करता है, रुधिर को पहुंचाता ही है, मुख्य कार्य उसका होता ही है। साथ में कुछ अन्य अंग भी सहयोग करते हैं, और उन्हीं संपूर्ण अंगों में उन्हीं संपूर्ण अंगों को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंग कौन कौन से हैं? रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले मुख्य अंग, ये मुख्य अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 इसमें होता है हृदय। नंबर 2 होता है रक्त नलिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। तो रक्त नलिकाएं कौन कौन से हैं? धमनी और शिरा। ये हो गया धमनी और ये हो गया शिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध। लेकिन यहीं पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो फुफ्फुसीय धमनी है उसमें अशुद्ध, फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में तो शुद्ध होता ही है, शिरा में शुद्ध होता है, लेकिन जो फुफ्फुसी धमनी होती है, यहाँ लिख देते हैं फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध तथा फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ये नोट ध्यान देने योग्य बात है। अब तो जब ये मुख्य अंग भाग लेने वाले हैं, हृदय है, रक्त नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाओं में धमनी और शिरा है,
तो इनके विषय में जानना उचित है। तो जैसे कि पहले हम चलते हैं रक्त के संगठन में। किसमें? रक्त के संगठन। रक्त के संगठन में देखिए परिसंचरण तंत्र जो होता है, जिस तरल माध्यम में संपन्न होता है वह रुधिर कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर। तो जिस तरल पदार्थ के माध्यम से परिसंचरण तंत्र संपन्न होता है वह क्या कहलाता है? रुधिर कहलाता है। वह रुधिर कहलाता है। अब रुधिर जो होता है ये पीले रंग का एक तरल क्या है? पदार्थ है। यह एक पीले रंग का तरल पदार्थ है। हालांकि रुधिर क्या होता है? लाल। तो लाल किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण है। और इसी में जो रक्त है, रुधिर है, पीले रंग का तरल पदार्थ है, इसमें अनेक जो होते हैं श्वेत तथा लाल रंग के कण होते हैं। इसमें अनेक श्वेत व लाल रंग के क्या होते हैं? कण होते हैं। ठीक। तो अब जो इसमें कण है, ठीक है, तो कौन का है? श्वेत रंग है और लाल, मतलब WBC और RBC। तो पीले रंग का जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पीले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पीले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो अब रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60%। प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। तो देखिए इसमें जो रुधिर है, रुधिर वास्तव में क्या है? एक पीले रंग का तरल पदार्थ है। और इसमें जो अनेक जो होते हैं छोटे छोटे, इसमें अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं? कण जो होते हैं, वे कण कौन कौन से हैं? WBC और RBC। लाल रंग के कण और श्वेत रंग के कण। इसमें पीले रंग का जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो कितनी % होती है? 60%। तो जब 60% खाली प्लाज्मा होता है तो बाकी क्या होते हैं? तो 40% जो भाग होता है इसका 40% जो भाग है, भाग किससे बनता है? रक्त कणिकाओं से बनता है। रक्त इसका 40% भाग रक्त कणिकाओं से बनता है। तो 40% इससे बना, किससे? रक्त कणिकाओं से। और 60% किससे बना? प्लाज्मा से। अब यहाँ पर यह है कि रक्त संगठन को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक कौन सा भाग? एक प्लाज्मा का तरल भाग। भाई रक्त संगठन, अब इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक होता है प्लाज्मा का तरल भाग, प्लाज्मा का तरल भाग,
और दूसरा कौन होता है? रक्त कणिकाओं का ठोस भाग। रक्त कणिकाओं का ठोस भाग, ये दो भाग तो बन गया। अब इसमें जो प्लाज्मा हमने कहा, तो प्लाज्मा रुधिर का कितना परसेंट होता है? 50 से 60%। अब किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। तो प्लाज्मा पारदर्शक तरल पदार्थ होता है और इसमें क्षारीय गुण होते हैं। समझ रहा? तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन्स, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे तमाम जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ इसमें सन्निहित होते हैं। अब दूसरा होता है रक्त कणिकाएँ। तो देखिए, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं इसकी आकृति गोल चपटी होती है। रक्त कणिकाओं का जो आकृति होती है गोल तथा चपटी होती है और मध्य में क्या होती है? पिचकी हुई होती है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि आकृति गोल तथा चपटी है और मध्य भाग में क्या है? चपटी है, पिचकी हुई। तो इसमें क्या होता है कि जो लाल रंग प्रदान करने वाला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। मतलब आरबीसी को लाल रंग प्रदान करने वाला लौहवर्णक। लौहवर्णक कौन है? लौहवर्णक पदार्थ क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो आरबीसी को लाल रंग प्रदान करने वाला लौहवर्णक पदार्थ को क्या कहते हैं? लौहवर्णक पदार्थ को हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन है। तो हीमो जो ग्लोबिन है इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन को अपने में क्या करना? ग्रहण करना। ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या करना? ग्रहण करना। और फिर ग्रहण करके कोशिकाओं तक क्या करना? पहुंचाना। तो जैसे कि यह कार्य होता है फेफड़े को होता है, लेकिन फेफड़े में रक्त केशिकाएँ होती हैं और इन रक्त केशिकाओं के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन को इसमें ब्लड में पहुंच जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। और फिर यह हीमोग्लोबिन जो होती है यह विभिन्न कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम जब हो जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? बैगनी। और नहीं तो क्या होता है? चटकीला लाल होता है। मतलब हम कह सकते हैं ऑक्सीजनित अविऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित। तो ऑक्सीजनित का क्या होता है? चटकीला लाल। और ये कौन सा होता है? बैगनी। तो अब यहाँ पर ये होता है कि चटकीला लाल हो गया, ये कैसा हो गया? बैगनी। तो अब यहाँ पर ये होता है कि इसका मतलब है कि जो चटकीला लाल उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन जो बैगनी रंग होगी में ऑक्सीजन समाप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो इस प्रकार से रंग उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका चटकीला लाल हो जाता है, इसका क्या होता है? बैगनी हो जाता है। बैगनी हो गया। अब इसमें ये होता है कि जो श्वेत क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो स्वस्थ व्यक्ति में 130 से 180 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति
में 130 से 180 ग्राम प्रति लीटर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 180 ग्राम प्रति लीटर एवं जैसे स्त्रियां होती हैं तो स्त्रियों में तथा स्त्रियों में इसकी मात्रा जो होती है 120 से 160 ग्राम प्रति लीटर होती है, प्रति लीटर होती है। समझ में आ रहा है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति में 130 से 180 ग्राम प्रति लीटर तथा स्त्रियों में 120 से 160 ग्राम प्रति लीटर होती है। अब देखिए अगर उस तरह से देखा जाए तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन 12.5 से 18 तथा स्त्रियों में स्त्रियों में 8 से 12.5 ग्राम होती है। अब देखिए ये तो हो गया आरबीसी का। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी इसको कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ये वाइट ब्लड कार्पोसेल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये रंगहीन होती है, मतलब सफ़ेद रंग की होती है। ये कणिकाएं क्या होती हैं? ये कणिकाएं रंगहीन अर्थात किस कलर की? सफ़ेद होती है। और इनका आकार क्या होता है? अनियमित होता है। आकार क्या होता है? अनियमित होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इनकी संख्या आरबीसी से क्या होती है? कम होती है। इनकी संख्या आरबीसी से मतलब लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी से कम होती है। ये आरबीसी से कम होती है। इसका कार्य क्या है? कार्य होता है इसका कि ये रोगाणुओं को शरीर में पहुंचने पर उसको क्या करती है? नष्ट करती है। अर्थात शरीर की रोगाणुओं से क्या करती है? सुरक्षा करती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये सैनिक कहा जाता है। ठीक। तो श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में जो क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं को क्या करती हैं? नष्ट करके हमें रोगों से बचाती है। तो ये कणिकाएं जब जीवाणु को नष्ट नहीं कर पाती तो हम कई रोगों का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। तो बाद में ये कणिकाएं रोग के जीवाणु से लगातार संघर्ष करती हैं और उस पर क्या करती हैं? विजय प्राप्त करती हैं, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है।
इसीलिए इन्हें शरीर का क्या कहा जाता है, सैनिक। अब हम हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे और हृदय के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंतर्गत करेंगे।